हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम भारतीय संविधान के स्रोत जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है तो इसमें जो प्रोविजन है तो वो हमने कहां कहां से लिए हैं। तो ध्यान रखना, जो भारतीय संविधान है तो इसमें हमने कुछ अपने यहाँ के भी सोर्स हैं, मतलब भारत के ही सोर्स हैं, और कुछ भारत के बाहर के देशों के भी हमने कुछ प्रावधान भारतीय संविधान में शामिल किया है। ये चीज ध्यान रखना, जो भारतीय संविधान है जिसमें टोटल 395 आर्टिकल्स है, तो उन आर्टिकल्स का या भारतीय संविधान का एक बहुत बड़ा पार्ट जो भारतीय शासन अधिनियम 1935 था उसी से लिया है। क्यों? क्योंकि जब अंग्रेज यहां पर रूलिंग में थे तब उन्होंने जो सिस्टम अपना रखा था लोग उससे काफी परिचित हो चुके थे। तो जब भारतीय संविधान जब बनाया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली द्वारा, तो उसने उसी चीज को अडॉप्ट किया, ग्रहण किया। तो ध्यान रखना कि भारतीय संविधान में जो टोटल 395 आर्टिकल है, उस 395 आर्टिकल में लगभग 250 आर्टिकल जो भारत शासन अधिनियम 1935 था उसी को एज एट ले लिया गया था। अब आप समझ सकते हैं कि जो भारत शासन अधिनियम 1935 था उससे ही भारतीय संविधान का एक मैक्सिमम पार्ट तैयार हो चुका था। इसके अलावा कुछ जो अलग अलग देशों की हमें उनके संविधान की कुछ खासियतें दिखी, विशेषताएं दिखी, उसको भारतीय संविधान की जो संविधान सभा थी उसने भारतीय संविधान में उनको जगह दी, शामिल किया। ठीक है, यहां पे हम बात कर रहे हैं कि भारतीय शासन अधिनियम 1935 है, इससे ही हमने एक बड़ा पार्ट लिया है। तो इसमें जो हमने 250 जो आर्टिकल लिए हैं, तो इसमें हमने उनसे क्या क्या लिया था, इसमें काफी चीजें ली हैं, जैसे लोक सेवा आयोग है। तो जो नेशनल लेवल पर, ऑल इंडिया लेवल पर जो कुछ सर्विसेज हैं, जैसे आईएएस एग्जाम होती है, आईएफएस होती है, ठीक है, आईपीएस होती है, जो नेशनल लेवल पे, ऑल इंडिया लेवल पे जो एग्जाम होती है, तो वो सिस्टम भी हमने इसी पुराने अंग्रेजों का जो शासन था, नियम था, उसी से हमने इसको लिया है। इसके अलावा न्यायपालिका, जो भारत में जुडिशरी है, जिसमें हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स हैं, ठीक है, तो वो पूरा सिस्टम भी हमने एज इट जो ब्रिटिश रूलिंग में था उसको ले लिया। ठीक है, इसके अलावा हम क्या देखते हैं, कैग, जो कैग है भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 148 है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 148 में जिसके लिए प्रावधान किया गया है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो कैग है, जिसको शॉर्ट में कैग बोल देते हैं, वो कैग का प्रावधान भी हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिया है। ठीक है, इसके बाद जो भारतीय संविधान में हमने जो काफी अधिक संख्या में लिया है, मात्रा में लिया है, वो ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, क्योंकि उनका एक लंबे समय तक हमारे ऊपर शासन था और उसी चीज को हमने बहुत नजदीक से देखा था, महसूस किया था। तो ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे भी हमने क्या क्या लिया है देखेंगे। संसदीय शासन प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम है कि यूनियन लेवल पे एक पार्लियामेंट होगी, स्टेट लेवल पे हमारा जो असेंबली होगी, ठीक है, विधानमंडल होगा, तो वो सिस्टम किस रूप में काम करेगा, लोकसभा होगी, राज्यसभा होगी, ठीक है, तो वो किस रूप में काम करेगा। जो संसदीय शासन प्रणाली है वो भी हमने कहां से दी है, वो हमने ब्रिटेन से दी है। इसके अलावा ब्रिटेन से हमने क्या लिया, कानून का शासन। कानून का शासन से क्या तात्पर्य है कि जो हमारी संसद है वही कानून के निर्माण करेगी, तो उसका ही भारत पर शासन होगा, उसी रूप में भारत में शासन किया जाएगा, या वही जो कानून होगा वही भारत के ऊपर लागू होगा, तो कानून का शासन। इसके अलावा विधि निर्माण की प्रक्रिया, वही चीज है बेटा, थोड़ा उसी से मिलता जुलता रूप है, क्या कि संसद ही होगी, संसद में कानून बनाया जाएगा, उस कानून का प्रोसेस क्या होगा। तो आपको मालूम है कि जो ऑर्डिनरी बिल होता है वो संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है, एक सदन से बिल पास होगा, दूसरे सदन में जाएगा, उसमें चर्चा होगी, वहां से पास होगा, तब भारत का प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर करेगा। तो यही क्या है, विधि निर्माण की प्रक्रिया है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, तीनों चीजें मिलती एक दूसरे से कनेक्टेड है, पार्लियामेंट्री सिस्टम, फिर क्या है, लॉ, कानून का शासन, और वो कानून बनेगा कैसा, वो उसका प्रावधान। इसके अलावा ब्रिटेन से हमने क्या लिया है, लोकसभा या विधानसभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व। काफी इंपॉर्टेंट चीज है, जो हमारी गवर्नमेंट होती है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट होगा, तो जो उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, यानी कि
मंत्रिमंडल होगा तो मंत्रिमंडल क्या होगा, अपने सदन यानी कि यूनियन की बात हो रही है तो लोकसभा और स्टेट की बात हो रही है तो विधानसभा, उसमें वो सामूहिक रूप से मंत्रिमंडल रिस्पॉन्सिबल होगा। इसका मतलब क्या हो सामूहिक रूप से, यदि लोकसभा में या विधानसभा में मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नॉन कॉन्फिडेंस बिल पास हो जाता है तो उस दौरान उस सरकार को यानी कि मंत्रिमंडल को खुद इस्तीफा देना होगा, नहीं तो राष्ट्रपति इसको सस्पेंड कर देंगे। ये चीज ध्यान रखना, लोकसभा व विधानसभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व। ये चीज भी हमने कहां से लिया है, ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। इसके अलावा संसद व विधानमंडल के विशेषाधिकार काफी इंपॉर्टेंट है। जो हमारी पार्लियामेंट होगी या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होगी तो उनके कुछ विशेषाधिकार होते हैं, ठीक है। जो हमारी संसद है उसके लिए विशेष अधिकार का प्रावधान है आर्टिकल नंबर 105 में, आर्टिकल 105 में है, ठीक है। यहां पर संसद भी आएगा और संसद के सदस्यों का विशेषाधिकार भी आएंगे, तो वो कहां प्रावधान है, आर्टिकल नंबर 105 में। इसके अलावा हमने ब्रिटेन से क्या लिया है, एकल नागरिकता यानी कि सिंगल सिटीजनशिप। आपको बहुत काफी बार पढ़ चुके होंगे कि भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता है क्या, सिंगल सिटीजनशिप है। भारत में जो भी लोग हैं, जो भारत के नागरिक हैं, उनके पास कैसी सिटीजनशिप होगी, सिंगल सिटीजनशिप होगी। जबकि यूएस में हम क्या देखते हैं, वहां पर डबल सिटीजनशिप का प्रावधान किया गया है। क्योंकि ये सारी चीजें हमने ब्रिटेन से ही ली है, तो ये चीजें आपको कहां से मिलेंगी, आपको ब्रिटेन संविधान से हमने ये सब चीजें ली है। यहां पे मैं एक और चीज आपको बता दूं स्टूडेंट्स को अपने, क्या कि यदि हम इस फॉर्म में इसको पढ़ते हैं, एक चार्ट के फॉर्म में हम अपनी चीजों को लेके आते हैं, तो क्या होता है उसका हमको लर्न करना थोड़ा इजी रहता है। क्योंकि हमारे बच्चों की सबसे बड़ी समस्या रहती है कि सर कॉन्स्टिट्यूशन हमको लर्न नहीं हो पाता। पहली बात तो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन को आपको रटना नहीं है, उसको थोड़ा फील करना है, समझना है। क्यों, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे सामने प्रत्यक्ष है। जो भारतीय संविधान की जो विशेषताएं बताई जाती हैं, संसद बताई जाती है, विधानसभा बताई जाती है, राष्ट्रपति बताया जाता है, राज्यपाल, राज्यों का राज्यपाल बताया जाता है, वो हमारे सामने प्रत्यक्ष है। तो उसको आपको थोड़ा महसूस करना होगा, ठीक है। आपको थोड़ा मार्गदर्शन चाहिए है और थोड़ा आपको अपने विवेक का भी इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। कोई ये टफ सब्जेक्ट नहीं है, बहुत इजी सब्जेक्ट है हमारा, ठीक है। अब इसको आप पढ़ें कैसे, जैसे मैंने कहा कि भारतीय शासन अधिनियम, फर्स्ट पॉइंट मैंने लिया क्योंकि ये भारतीय सोर्स ही है, अपने यहाँ का सोर्स है। तो जैसे मैंने इसको पढ़ाया, इसको एक बार अपने आप पर रिवीजन करिए, रिपीट करिए। जैसे ही मैंने ब्रिटेन को पढ़ाया तो ब्रिटेन में मैंने कई चीजें बताई हैं, उसको एक बार आप लोग खुद अपने आप से रिपीट करिए, ठीक है। हम अगले कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन देख रहे हैं, यूएसए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या चीजें अडॉप्ट की है ये देखते हैं। तो ध्यान रखना, यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से हमने मेन लिया है मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट, जो हमारे भारतीय संविधान यहाँ के नागरिकों को प्रदान करती है। तो मूल अधिकार हमने कहां से लिए हैं, यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं, ठीक है। मूल अधिकार क्या है आपको काफी कुछ क्लियर होगा। इसके अलावा हमने क्या लिया है, संघात्मक शासन प्रणाली। संघात्मक मतलब यूनिनिस्ट सिस्टम। जैसे आपको पता है कि भारत में संघीय शासन प्रणाली है, ठीक है। इसको हम और बेटर कह सकते हैं, हम इसको संघीय शासन प्रणाली ना बोल के हम इसको बोले सेमी यूनिनिस्ट सिस्टम है, अर्ध संघात्मक शासन प्रणाली है, ठीक है। तो उसमें जब बीच बीच में जो हमारा केंद्र ज्यादा पावरफुल हो रहा है, तो वो सिस्टम हमने कहां से लिया है, वो सिस्टम हमने लिया है संघात्मक शासन प्रणाली। कहां से लिया है, ब्रिटेन से लिया है। कुछ कंडीशन आप देखेंगे जहां पर हमारा सेंटर जो होता है वो ज्यादा पावरफुल होता है अपेक्षाकृत स्टेट का। जैसे कब, जब भारत में नेशनल इमरजेंसी लगी हो तो उस समय स्टेट गवर्नमेंट के सारे अधिकार, ज्यादातर अधिकार कहां जा सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जा सकते हैं, ठीक है। पर वहां पर नाम होगा प्रेसिडेंट ही। या तब जब भारत में आर्टिकल 356 यानी कि स्टेट इमरजेंसी लगी हो, जिसको हम लोग प्रेसिडेंट रूलिंग राष्ट्रपति शासन कहते हैं, उस दौरान भी सारे अधिकार कहां चले जाएंगे, यूनियन लेवल पे चले जाएंगे, ठीक है। तो इन जगहों पे हम देख रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल हो जाती है। तो ये सिस्टम हमने कहां से लिया है, संघात्मक शासन प्रणाली, यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से। इसके अलावा स्वतंत्र न्यायपालिका, ये ध्यान रखना, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन की एक प्रमुख विशेषता है क्योंकि वो जो वहां का जो जुडिशरी है वो काफी स्ट्रांग है।
वहां का जो जुडिशरी सिस्टम है वो काफी स्ट्रांग है। तो स्वतंत्र न्यायपालिका, एक तो वो क्या है, इंडिपेंडेंट है, पूरी तरह से स्वतंत्र है, निष्पक्ष है। वो सब चीजें उसको कहां से मिल रही हैं, क्योंकि वो अपने आप में इसको इतने अधिक पावर मिले हैं इसलिए। इसके अलावा न्याय पुनरावलोकन की शक्ति, जो भारतीय जुडिशरी है उसके पास ये भी अधिकार है क्या, कि संसद ने यदि कोई कानून बनाया है तो वो उसकी समीक्षा कर सकती है आर्टिकल नंबर 137 के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये ध्यान रखना कि संसद हमारा जो भी कानून बना रही है, जो भारत का जुडिशरी है यानी कि सुप्रीम कोर्ट है, वो उसकी न्यायिक समीक्षा कर सकता है, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, न्यायिक समीक्षा कर सकता है। ये ध्यान रखना, ये पावर सुप्रीम कोर्ट को कहां से मिली है, आर्टिकल नंबर 137 से मिला हुआ है। इसके अलावा यूएसए से क्या लिया है, उपराष्ट्रपति का पद, ये बहुत काफी इंपॉर्टेंट है। उपराष्ट्रपति का पद हमने कहां से लिया है, हमने यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया है। ठीक है, इसके अलावा क्या है, संविधान की सर्वोच्चता, क्या कि भारत में सबसे प्रमुख है, सबसे शक्तिशाली किसको माना जाएगा, ध्यान रखना, जो भारत में संविधान है, जो संविधान में लिखा है वही सबसे हेड है, एक चीज को ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा क्या है, राष्ट्रपति पर महाभियोग, जो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग का प्रोसेस है ये भी हमने कहां से लिया है, अपने यूएस से ही लिया है। इसके लिए भारतीय संविधान के आर्टिकल 61 में प्रावधान किया गया है। ठीक है, जो राष्ट्रपति का पर जो उनको पद से उनके हटाने का जो प्रोसेस होगा, महाभियोग होगा, वो आर्टिकल 61 में बताया गया है। ये सिस्टम भी हमने किस कंट्री से, कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। चीज क्लियर है, आगे बढ़े। ठीक है, इसको एक बार यहीं पे एक बार रिवीजन करिए, रिपीट करिए कि हमने यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या मेन चीजें ली है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। फ्रांस के संविधान से हमने गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था यानी कि रिपब्लिक सिस्टम हमने फ्रांस के संविधान से लिया है। आपको जैसे मालूम है कि गणतंत्रात्मक का मतलब, रिपब्लिक का मतलब, वो जिस देश का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड अनुवांशिक ना होकर वहां के लोगों द्वारा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इलेक्टेड होता है, तो वो वहां पर जो सिस्टम बनता है वो क्या कहलाता है, आपका गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था यानी कि रिपब्लिक सिस्टम। तो जैसे आपने देखा भारत में भी राष्ट्रपति का पद इसी तरह से होता है, भारत में राष्ट्रपति कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है। तो वो सिस्टम भी हमने कहां से लिया है, ये सिस्टम ने लिया है फ्रांस से। ठीक है, अगला कनाडा से, तो कनाडा से हमने क्या लिया है, संघीय शासन व्यवस्था। संघीय शासन व्यवस्था से आप लोग कंफ्यूज ना हो, जैसे आप यूएस में देख रहे हैं संघात्मक शासन व्यवस्था, यहाँ पे संघीय शासन व्यवस्था। यहाँ पे क्या है कि जो केंद्र और राज्य के बीच में जो सब्जेक्ट है, उसमें अधिक सब्जेक्ट हम किसके पास देखते हैं, कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होते हैं। ठीक है, कि अधिक जो शासन में अधिकार होते हैं वो केंद्र सरकार के पास होते हैं। इसी का हम रूप देख सकते हैं अवशिष्ट शक्तियां। तो कुछ अधिकार केंद्र के पास हैं, कुछ अधिकार राज्यों के पास है, जो अधिकार बच गई है उनको कहा जाता है अवशिष्ट शक्तियां। तो इन अवशिष्ट शक्तियों पे अधिकार किसका होगा, संसद का ही होगा, यानी कि केंद्र का ही होगा। ध्यान रखना इसे, अवशिष्ट शक्तियों पर अधिकार किसका होगा, केंद्र का होगा। ठीक है, तो ये सिस्टम हमने कहां से लिया है, कनाडा से लिया है। इसके अलावा आयरलैंड के संविधान से, तो आयरलैंड के संविधान से हमने क्या लिया है, तो ध्यान रखना, आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति के निर्देशक तत्व यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। ये क्या है, ये कुछ आदर्श हैं, मार्गदर्शक हैं जो हमारी सरकारों के लिए है, जो अपनी पॉलिसी में इन चीजों को शामिल करे। ठीक है, जैसे हम लोग देखते हैं कि हमारी जो राज्य सरकारें होती हैं, केंद्र सरकारें होती हैं, वो पेंशन स्कीम चलाती हैं, पेंशन योजनाएं चलाती हैं, स्कॉलरशिप योजना चलाती हैं, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यक्रम चलाती हैं। तो वो कहीं ना कहीं क्या है, राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों से ही इंस्पायर होता है चीजें। ठीक है, इसके अलावा क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचन का निर्वाचक मंडल। तो भारत में जो राष्ट्रपति के इलेक्शन में जो निर्वाचक मंडल होता है यानी कि इलेक्शन कॉलेज होता है, तो उसमें कौन लोग पार्टिसिपेट करेंगे, कौन लोग उसमें सम्मिलित होते हैं, तो ये सिस्टम भी हमने कहां से लिया है, आयरलैंड से लिया है। जैसे आपको पता होगा भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, तो उसमें हम बताते हैं कि हमारे पार्लियामेंट के जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं वो, हमारी स्टेट असेंबली के जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं वो, और 2 यूटी दिल्ली और पुदुचेरी
असेंबली के जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं वो भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में अपना वोट देते हैं। तो ये सिस्टम हमने कहां से लिया है? आयरलैंड से लिया है। इसके अलावा हमने और क्या लिया है? राष्ट्रपति का राज्यसभा में मनोनीत का अधिकार। तो आपको जैसे मालूम है कि जो राज्यसभा होती है, अपर हाउस होती है, तो उसमें कुछ मेंबर क्या होते हैं, वो जो राष्ट्रपति द्वारा उनको नॉमिनेट किया जाता है। तो भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग भारतीय जो राज्यसभा होती है उसमें राष्ट्रपति 12 लोगों को नॉमिनेट करती है। ये कौन लोग होते हैं? आर्ट, लिटरेचर, साइंस और सोशल वेलफेयर से रिलेटेड जो व्यक्ति होते हैं, ऐसे 12 व्यक्तियों को राष्ट्रपति भारत की राज्यसभा में मनोनीत करते हैं। ठीक है, आगे जर्मनी कॉन्स्टिट्यूशन से ध्यान रखना, जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन को ही बीमर कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ठीक है, जो वहां पर 1933 में जो वहां पर लागू हुआ था। ठीक है, जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है? आपात उपबंध, यानी कि इमरजेंसी प्रोविजंस। तो जैसे आपको मालूम होगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो इमरजेंसी वाले जो प्रावधान है वो आपका आर्टिकल नंबर 352 यानी कि नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल नंबर 356 यानी कि स्टेट इमरजेंसी, एंड आर्टिकल नंबर 360 यानी कि फाइनेंस इमरजेंसी। ये जो इमरजेंसी प्रोविजंस हैं ये हमने कहां से लिया है? जर्मनी कॉन्स्टिट्यूशन से, यानी कि बीमर कॉन्स्टिट्यूशन से। ये याद रखेंगे कि एग्जाम में एक दो बार ऐसा भी मैंने देखा है कि वहां पे जर्मनी कॉन्स्टिट्यूशन देखा क्या बोल दिया गया है? बीमर कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया है, बीमर संविधान। ठीक है, तो इसको आप दोनों वर्ड याद रखेंगे, जर्मनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि इसी का नाम बेटा क्या है? बीमर कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इमरजेंसी प्रोविजंस लिए हैं। ठीक है, जो तीनों टाइप की भारत में इमरजेंसी के बारे में बताया गया। इसके बाद हम देखते हैं सोवियत संघ, जो पुराना हमारा यूएसएसआर था। ठीक है, जिसका नाम सोवियत संघ था, और उसी का आज मेन पार्ट क्या है? रसिया के फॉर्म में है, रूस के फॉर्म में है। ठीक है, तो यहां से हमने क्या लिया है? मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी। जैसे आपको मालूम होगा कि भारतीय संविधान का ओरिजिनल जो संविधान था उसमें फंडामेंटल ड्यूटी नहीं शामिल थी। ठीक है, बाद में इमरजेंसी के दौरान 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जो 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, कब हुआ था? 1976। उस समय इंडिया में इमरजेंसी लगी हुई थी। ठीक है, उस दौरान ही ये फंडामेंटल ड्यूटी को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड डाउन किया गया था। तो ये हमने कहां से लिया है? सोवियत संघ के कॉन्स्टिट्यूशन से। आज की ज्यादातर एग्जामों में क्या करते हैं कि वो सोवियत संघ शब्द वर्ड ना देकर क्या देते हैं? रूस देते हैं। तो टेक्निकली वो हमने तो लिया है सोवियत संघ से, आज उसका मेन पार्ट हो गया है रसिया। तो जो भी ऑप्शन आएगा आप उसको सही लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम लेते हैं ऑस्ट्रेलिया को। तो ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है? प्रस्तावना की भाषा यानी कि लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल। एक चीज और आप लोग अपने नोट्स में चीज को मेंशन कर लेना कि जो प्रीएम्बल का कॉन्सेप्ट है वो हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था। मैंने बता नहीं पाया था शुरुआत में, तो ध्यान रखना जो प्रस्तावना है यानी कि प्रीएम्बल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये सिस्टम हमने लिया था यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से, और जो लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल है ये हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टिट्यूशन है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये जो पूरी इसकी जो लैंग्वेज है ये हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, इसके बाद क्या है? समवर्ती सूची, काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको मालूम है कि कुछ सब्जेक्ट हमारे सेंटर के पास हैं, कुछ सब्जेक्ट हमारे स्टेट के पास हैं, पर कुछ ऐसे सब्जेक्ट भी हैं जहां पर दोनों लोग मिलकर काम करते हैं। तो वो कंसेप्ट यानी कॉनकरेंट लिस्ट है, समवर्ती सूची कॉनकरेंट लिस्ट है, हमने किस देश से लिया है? वो भी हमने ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से ही इंस्पायर होकर अपने संविधान में इसको शामिल किया है। ठीक है, इसके अलावा हम क्या देखते हैं? केंद्र राज्य संबंध तथा शक्तियों का विभाजन। तो बेटा वही समवर्ती सूची एक पार्ट हो गया, केंद्र राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन और उनके रिलेशन कैसे होंगे, इसके जो सिस्टम है वो भी हमने ऑस्ट्रेलिया से। ये काफी विवादित पार्ट है भारतीय संविधान का या प्रेजेंट टाइम में भारतीय पॉलिटिक्स का, केंद्र और राज्य के संबंध है। ठीक है, तो जो केंद्र और राज्य के संबंध किस रूप में रहेंगे, ठीक है, इसके लिए कई कमीशन बनाए गए हैं, सहकारिता आयोग, राजमन्नार आयोग। ठीक है, तो इन्होंने भी काफी सिफारिशें की हैं और ये आज के टाइम पर काफी मुद्दा गरमाया रहता है। वर्तमान में जैसे आप देख रहे होंगे सेंटर और आपका वेस्ट बंगाल के बीच में जो संघर्ष चल रहा है,
ठीक है। तो बेटा वो कहीं ना कहीं इसी चीज की तरफ मेंशन कर रहा है कि हमारे संबंध केंद्र और राज्य के बीच में कैसे होंगे और उनके बीच में क्या क्या शक्तियां का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, तो वो हमने कहां से लिया है? ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टिट्यूशन से। इसके अलावा हम देखते हैं साउथ अफ्रीका से। तो साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट प्रोसेस, आर्टिकल नंबर 368। ठीक है, आर्टिकल नंबर 368। तो ध्यान रखना कि भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता है क्या कि समय के अकॉर्डिंग हमें इसमें यदि कोई चेंजमेंट लाना है, हमें कोई आर्टिकल इसको कैंसिल करना है या हमें नया आर्टिकल ऐड डाउन करना है, तो वो सारी चीजें हमको इसमें छूट मिलती है। भारतीय संविधान हमको ये अधिकार देता है, किसके द्वारा? आर्टिकल 368 के द्वारा, यानी कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया द्वारा। तो ये प्रोसेस हमने कहां से लिया है? अफ्रीका से लिया है। ये अपने आप में थोड़ा समझने वाली बात है कि संविधान में ही हमें कोई अमेंडमेंट करना होगा तो ये भी प्रोसेस हमको संविधान में ही दिया गया है। ठीक है, इसके लिए हमें कोई अलग से कोई फंडा नहीं अपनाना पड़ेगा। आर्टिकल जो 368 है वही संविधान संशोधन की शक्ति संसद को दे रहा है। ठीक है, ये बेटा जो भारतीय संविधान के जो प्रमुख सोर्स हमने देखे कि हमने कुछ सोर्स है अपने इंटरनल पार्ट से ही ले लिए, कुछ सोर्स हमने बाहर से ले लिए हैं। इसको एक बार आप लोग एक एक पॉइंट वाइज क्लियर करते हुए चलेंगे, एक एक देश के संविधान को क्लियर करते हुए चलेंगे, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं आएगी। और यदि आप हमारा वीडियो पे पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।